एक ऐसी कंपनी जो फैक्ट्री के अंदर मशीन्स को ऑटोमेट करती है, ह्यूमन का काम कम, इफिशिएंसी ज्यादा। और अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर एसएमई सेगमेंट में आ रही है, एडीसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आईपीओ नेक्स्ट मल्टीबैगर हो सकता है या फिर एक टिपिकल एसएमई आईपीओ जहां लिस्टिंग के बाद पैसा अटक जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल, कंपनी के फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, रेवेन्यू मॉडल, आईपीओ डिटेल और अंत में जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले समझते हैं कंपनी करती क्या है। एडीसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एक इंडस्ट्रियल डिजिटल ऑटोमेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। मतलब फैक्ट्रीज में जो काम पहले मैनुअली होता था उसको ऑटोमेशन और रोबोटिक्स से रिप्लेस करना कंपनी का मेन काम है। कंपनी क्या क्या करती है, तो यहाँ पर कंपनी ऑटोमेटेड असेंबली लाइन, मटेरियल हैंडलिंग मशीन, रोबोटिक वर्क सेल, पिक एंड प्लेस, सीलिंग एक्सेट्रा काम करती है। स्पेशल पर्पस मशीन्स यानी एसपीएम्स, ये सब मशीन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टम डिजाइन होती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी सिर्फ मशीन नहीं बनाती है, कंपनी कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। डिजाइन, डेवलपमेंट, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और इंजीनियरिंग सपोर्ट सब कुछ एक ही कंपनी प्रोवाइड करती है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग और B2B नेचर का है। टारगेट कस्टमर कौन है इस कंपनी के? ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ऑटोमोटिव OEMs, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स। अब बात करते हैं इस कंपनी का कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है, तो न्यू प्रोडक्शन लाइन सेटअप, एग्जिस्टिंग प्लांट अपग्रेडेशन, ऑटोमेशन फॉर कॉस्ट रिड्यूशन, इफिशिएंसी इम्प्रूव करना, इन सभी जगह पर ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर हम एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टर के हिसाब से देखें तो आज के टाइम में इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है मैनुअल टू ऑटोमेशन, लेबर डिपेंडेंट टू टेक ड्रिवन। इसका मतलब लॉन्ग टर्म डिमांड ऑटोमेशन कंपनीज के लिए स्ट्रांग हो सकती है। अब एक बार इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप समझ लेते हैं, तो कंपनी का असेंबलिंग यूनिट पुणे में लोकेटेड है। MIDC भोसारी, यहाँ पर मशीन्स असेंबल होती है, टेस्टिंग होती है, क्वालिटी चेक होता है। ये इन हाउस कैपेबिलिटी के एक पॉजिटिव फैक्टर है क्योंकि आउटसोर्सिंग डिपेंडेंसी कम हो जाती है। इंडस्ट्री एनालिसिस की बात करें तो ऑटोमेशन इंडस्ट्री इंडिया में रैपिडली ग्रो कर रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, इफिशिएंसी की डिमांड, इंडस्ट्री 4.0 एडॉप्शन, गवर्नमेंट पुश फॉर मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑटोमेशन का यूज फास्टेस्ट ग्रो हो रहा है और एडीसॉफ्ट का मेजर फोकस भी वही है। अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू मॉडल की, जहां पर टॉप 1 कस्टमर से 48.48%, तो टॉप 5 कस्टमर से 63.85%, तो टॉप 10 कस्टमर से 74.09% की रेवेन्यू आती है। यानी इसकी क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ी हुई है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो ऑटोमेशन सॉल्यूशन से 70.56%, तो वहीं ट्रेडिंग ऑफ ऑटोमेशन प्रोडक्ट से 29.44% की रेवेन्यू आती है। जोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो हरियाणा से 56.10%, महाराष्ट्र से 29.57%, गुजरात से 6.55%, तो वहीं यूपी से 1.66% और कर्नाटका से 1.16% की रेवेन्यू आती है। हर आईपीओ के साथ कोई ना कोई रिस्क जरूर होता है। वैसे ही अगर इस आईपीओ के साथ रिस्क देखें तो सबसे नंबर 1 पर आता है क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क। इस कंपनी के रेवेन्यू का मेजर पोर्शन इसके टॉप 10 कस्टमर से आता है, जो कि एक रिस्क क्रिएट करता है। दूसरा है साइक्लिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल सेक्टर स्लो डाउन, ऑर्डर कम होंगे। तीसरे नंबर पर आता है एसएमई आईपीओ रिस्क, लो लिक्विडिटी, ऑपरेटर एक्टिविटी और हाई वॉलेटिलिटी। नंबर 4 पर आता है प्रोजेक्ट बेस्ड रेवेन्यू, रेगुलर रिकरिंग इनकम नहीं होती है, ऑर्डर मिला तो रेवेन्यू हाई, नहीं मिला तो रेवेन्यू स्लो। और टेक्नोलॉजी कंपटीशन, बड़ी कंपनी से कंपटीशन पॉसिबल है। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल की। 23 अप्रैल के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 27 अप्रैल तक खुला रहेगा। 30 अप्रैल के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला है, शेयर होने वाला है। 163 से 172 रुपीज का प्राइस बैंड होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, जहां पर 74 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। NSE का एसएमई आईपीओ और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो 2,75,000 रुपए के लिए 2 लॉट में करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी के असेट और इनकम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जो इंडिकेट करता है कि बिजनेस एक्सपांड हो रहा है। तो वहीं साथ ही साथ पेट और इबिटा में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नजर आई है। इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। तो पॉजिटिव बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ और रिजर्व्स लगभग डबल हो चुकी है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को शो करता है।
अगर बोरोइंग की बात करें तो इस कंपनी की बोरोइंग भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बोरोइंग अभी भी रिजर्व्स के कंपैरिजन में अंडर कंट्रोल है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ ओरिएंटेड और स्टेबल नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर ROE 39.11% तो ROC 29.12% है, जो क्लियर स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशो को इंडिकेट करता है। साथ ही डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.58 का है, मतलब लिवरेज कंट्रोल्ड है और बैलेंस शीट रिलेटिवली हेल्दी दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32.71 का है, जो काफ़ी अच्छा है, जो शेयर होल्डर रिटर्न्स को सपोर्ट करता है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पेट और इबिटा मार्जिन डिसेंट लेवल पर है, जो ऑपरेशनल इफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू 4.19 का है, जो आईपीओ का थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशंस पर प्लेस करता है। ईपीएस मॉडरेट है, लेकिन पी रेशियो कंपैरेटिवली बेटर जोन में दिखाई दे रहा है, जो वैल्यूएशंस को कंपैरेटिवली ओवर वैल्यूड नहीं बताता। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर एडिसॉफ्ट का ईपीएस 13.41 का है, जबकि पाटिल का 7.62 का है। यानी एडिसॉफ्ट क्लियरली बेटर हायर अर्निंग पर शेयर के हिसाब से है। पी रेशियो एडिसॉफ्ट का 12.82 का है, तो पाटिल का 21.99 का है, यानी एडिसॉफ्ट चीपर वैल्यूएशंस पर मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ एडिसॉफ्ट का 32.71 का है, तो पाटिल का 21.8 का है, यानी एडिसॉफ्ट बेटर रिटर्न जनरेट कर रहा है। पीबी रेशियो की बात करें तो एडिसॉफ्ट का 4.19 का, जबकि पाटिल का 4.91 का है, तो एडिसॉफ्ट कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव है। ओवरऑल अगर हम देखें तो एडिसॉफ्ट टेक्नोलॉजी फंडामेंटली और वैल्यूएशन दोनों में स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जबकि पाटिल ऑटोमोटिव रिलेटिवली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है विद लोअर इफिशिएंसी। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाना है। तो 10 करोड़ का उपयोग डेब्ट रिपेमेंट करने में, 41.11 करोड़ का उपयोग न्यू फैक्ट्री सेटअप करने में, वर्किंग कैपिटल में 10 करोड़ का उपयोग होने वाला है, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो ग्रे मार्केट में फिलहाल इस कंपनी के आईपीओ की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर कभी भी किसी भी आईपीओ में निवेश ना करें। जीएमपी कभी भी बढ़िया घट सकती है, इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए हैं, जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं। सबसे नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी की वैल्यूएशन डिसेंट लेवल पर दिखाई दे रही है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस कंपनी के फाइनेंशियल बेटर नजर आ रहे हैं, और आफ्टर आईपीओ ये कंपनी और डेब्ट कम करती हुई दिखेगी, जिससे इसकी बैलेंस शीट और स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। नंबर 3 पर आता है कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अब बात नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटीमेंट। फिलहाल मार्केट काफी वोलेटाइल है, जिसका सबसे बड़ा कारण ईरान, इजराइल और यूएस के बीच वॉर और डेली प्रेसिडेंट ट्रम्प के स्टेटमेंट, जिससे मार्केट का मूड कभी भी बिगड़ सकता है। फिलहाल मार्केट ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक खराब न्यूज और मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। ऐसे एनवायरनमेंट में सिर्फ क्वालिटी कंपनी के आईपीओ जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे हो, जिनके बिजनेस मॉडल अच्छा हो और जिनका रेवेन्यू स्ट्रक्चर बेहतर हो, उन्हीं कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए, और जिनकी वैल्यूएशंस भी चीपर साइड पे हो। फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ से दूर रहने वाला हूं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अपना डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा, और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद लीजिएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में रिस्क ले सकते हैं या नहीं। दोस्तों अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आप इस कंपनी के आईपीओ में क्या करने वाले हैं, अप्लाई या फिर स्किप, कमेंट बॉक्स में अप्लाई या अवॉइड टाइप करके भी आप आपका जवाब बता सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू और एक और फाइनेंशियल अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।